अगर मदर को डाउट हो जाए अपने ऊपर, या उसको पेन हो ब्रेस्ट फीड करते हुए, उसको सेपरेशन हो जाए बच्चे से, इन चीजों से क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन डिप्रेस हो जाता है। अगर ऑक्सीटोसिन डिप्रेस हुआ तो दूध पड़ा है, वो फ्लो नहीं करता, तो फीलिंग आती है कि दूध नहीं है। दैट हैज क्रिएटेड दिस होल इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो कैंपेन था इंडस्ट्री, इफ यू डोंट हैव एनफ मिल्क वी हैव दिस ऑल्टरनेटिव। उसी भ्रम के अंदर डॉक्टर्स, उसी भ्रम के अंदर नर्सिस, उसी भ्रम के अंदर फैमिली मेंबर्स, सबको ये लगता है कि माँ को दूध पूरा नहीं आता। वो एक परसेप्शन क्रिएट करी गई है, वो बीमारी नहीं है कि दूध कम आना। इज इट बिजनेस और लैक ऑफ एजुकेशन? बोथ। उनका मकसद सिर्फ ये है कि उनका डिब्बा ज्यादा बिके। पाउडर का जो दूध हम देते हैं, अगर एक बार घोल लेते हैं पानी में, उसके घंटे 2 घंटे बाद उसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया फ्लरिश करते हैं, नेचुरल। ओके, दे आर पार्ट ऑफ द पाउडर। वो डोरमेंट पड़े रहते हैं, कंपनियां बताती नहीं है आपको। अगर आप जैसे बोतल से दूध पिलाते हैं बच्चे को, तो बच्चा ऐसे दूध पीता है। अगर वो ब्रेस्ट से पिएगा दूध तो बच्चा ऐसे पिएगा, तो इतना हिस्सा उसके अंदर जा रहा है। अगर एक बार भी बोतल दे दी, बच्चे को कंफ्यूजन हो जाती है, मैं किस तरफ जाऊं। उसको निपल कंफ्यूजन नाम दिया गया है। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण गुप्ता, जो हर मैटरनिटी हॉस्पिटल को ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली बनाने की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। आज हमने उनसे बात की उनके इंस्पायरिंग इनिशिएटिव और उनके एक्सपीरियंस के बारे में। डॉक्टर गुप्ता, जो लेट्स टर्न आवर हॉस्पिटल्स टू बी ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली कैंपेन की शुरुआत कर चुके हैं, हमें ये बताएंगे कि कैसे हम अपने हॉस्पिटल्स को ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली बना सकते हैं। हमने उनसे ये भी जाना कि गोल्डन आवर में ब्रेस्ट फीडिंग करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और स्किन टू स्किन कांटेक्ट का क्या रोल होता है माँ और बच्चे दोनों के लिए। साथ ही हमने बात की उनकी पिटीशन के बारे में, जो हॉस्पिटल्स में फॉर्मूला फीड को पेरेंटल कंसेंट के बिना रोकने के लिए है। यही नहीं, डॉक्टर गुप्ता से हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे एक मदर अपने ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी को स्मूथली मैनेज कर सकती है, स्पेशली जब वो सी सेक्शन के बाद रिकवर हो रही हो। उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर किए जो एक मदर के बहुत काम आने वाले हैं, तब जब उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग और अपने डेली रूटीन को बैलेंस करना हो। इस पॉडकास्ट में आपको यह भी पता चलेगा कि हॉस्पिटल्स फॉर्मूला मिल्क क्यों फीड करते हैं बिना पेरेंट के कंसेंट के, और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस detailed and insightful conversation with Dr. Arun Gupta around breastfeeding. So let's get the show started. Hi sir. Hello. नमस्कार. Thank you for having me. बहुत बहुत धन्यवाद. आपको हम धन्यवाद करेंगे कि आप आज आए हैं for the people, for giving people some insights about health and health education. I think it's more important nowadays, क्योंकि people are getting aware of things, but there are certain things जहाँ पे इंसान अभी भी बहुत ज्यादा लैक कर रहा है। yeah. और especially in your field, right, where you are teaching people, telling people and giving public health lessons to people in the field of breastfeeding, junk food, and you yourself being a pediatrician. How did it all start? How did you being a doctor, और आपने एकदम से अपनी प्रैक्टिस छोड़ के एक तरफ सब कुछ एक तरफ करके रनिंग अ हॉस्पिटल, as you told me अभी, तो ये सब शुरू कैसे हुआ? How did it all start? Yeah, it's a very good question. It's a very long story, but I'll cut it short. Yes. ये जो ऐसे हुआ कि जैसे मैं जलंधर में प्रैक्टिस करता था, तो बहुत बच्चे आते थे सिक जो थे, बहुत बीमार होते थे, तो जब भी मैं उनकी हिस्ट्री लेता था तो पता चलता था कि वो डिब्बे का दूध ले रहा है। तो जब वो डिब्बे का दूध ले रहे थे तो नेचुरली वो सफाई या फिर डिब्बे का दूध इटसेल्फ सब एक बीमारी का घर है जी। तो मैंने सोचा कि ये इसका थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो मैंने एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन करी, तो आई इंटरव्यूड 100 मदर्स। तो मैंने 100 मदर्स का अपने जो क्लिनिक पे आती थी जिनके बच्चे 2-3 महीने के थे, तो उनका मैंने इंटरव्यू लिया, रिकॉर्डिंग बनाई। तो उसमें रिकॉर्ड में मिला कि दे वर बोर्न इन 17 हॉस्पिटल्स ऑफ जलंधर, राइट, एंड ऑल ऑफ देम
were given a particular brand of baby food, lactogen to be precise. तो मुझे लगा भी इसमें कुछ है, गड़बड़ है, मतलब ये ऐसा क्या है, मतलब जो सारे बच्चे ले रहे हैं जो सिक हैं। तो फिर मैंने वो इन्वेस्टिगेशन से आया, जो अस्पतालों में वो ले रहे थे, तो उनको मिला, जाके मैं उनको डिस्कस किया, तो उन सबको ये लगता था कि माँ का दूध कम आता है। ओके। तो देन आई वाज मोर इंक्विजिटिव अबाउट इट। तो मुझे लगा यार कुछ और सोचना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि उसको जो लंबी स्टोरी इसलिए है कि जो 79 और 81 में हमारे अपने बच्चे पैदा हुए थे, तो तभी हम ये प्रैक्टिस 79 में ही शुरू करी थी मैंने। तो वी वर नॉट सक्सेसफुल विद देम ऑल्सो for breastfeeding. With your own kids? Yeah, with my own kids. Okay. Despite the fact that I was a breastfeeding supporter. Yes. During my student life also. तो वो हुआ क्या कि जैसे हमने देखा, वो स्टोरी रिलेट करके देखी कि जो जिस डॉक्टर के पास ये दे दो ना दूसरा दूध, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो मुझे लगा कि शायद हमारे यहाँ पे कोई लैक ऑफ स्किल या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो परसिस्ट कर रही है, कि जो कि जब भी मेडिकलाइजेशन हुई चाइल्ड बर्थ की, जैसे पहले घरों में होता था, फिर दाई वगैरह अस्पतालों में जब आना शुरू हुआ, तो शायद वो जो टिपिकल स्किल्स थी वो शायद कहीं गुम हो गई कहीं इसी ट्रांजिशन में। तो वो बच्चों को डिब्बा ऐसे मिलने लग गया जैसे मॉडर्नाइजेशन का साइन है। वो एक एस्पिरेशन भी बन गई लोगों की कि डिब्बे का दूध दे रहे हैं। बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आते थे, बबली बच्चे, थोड़े मोटे मोटे से, तो लोगों को लगता था मोटे बच्चे जो हैं वो शायद हेल्दी हैं। से बच्चों की फोटो लगा के, हाँ, फोटो लगती थी टीवी पे, अखबारों में, जहाँ पे भी देखो। तो वो जो था वो मूविंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो मुझे तभी से 83 की बात है ये, जब मैंने वो रिसर्च करी थी, तो उसके बाद मैंने उसको पब्लिश किया, बड़ा शोर शूट डाला, बड़े लोगों को मैंने लिखना शुरू किया। जो हमारे अपनी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है जैसे, उसमें भी जैसे वो जर्नल में नेस्ले की ऐड आती थी, तो वो हमने चैलेंज करना शुरू किया उनको भी, ये क्या हो रहा है। तो बट वो सुनवाई नहीं थी कहीं पे। फिर ऐसे ही हमारे जो डॉक्टर आनंद हैं एक बॉम्बे में, मेरे से सीनियर है, मेरे मेंटर भी हैं एक तरह के। तो 1983-4 में उनसे कांटेक्ट हुआ। वो कंज्यूमरिज्म बहुत प्रमोट करते थे, कंज्यूमर सेल था एक। तो मैंने उनको जलंधर बुलाया कि एक लेक्चर दीजिए सारे डॉक्टरों को। तो उन्होंने दिया कि बड़ा बोल्ड कि कैसे कंपनियां मिस यूज़ करती हैं, कैसे वो प्रमोट करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो दैट एक्चुअली वो जो इंस्पिरेशन था तब का, वो परसिस्ट किया हमारे मन में। तो वो जो उसको लेके फिर हमने धीरे धीरे करके, तो उन दिनों में फिर एक एलिमेंट और था जो पंजाब में जैसे हमने देखा कि ये सिर्फ जलंधर की बात नहीं थी, जगह जगह से ऐसी खबरें आती थी कि वो प्रॉब्लम है। राइट। तो फिर एक मन बना कि इसके बारे में कुछ किया जाए। तो डॉक्टर आनंद के साथ बात करते करते तो पहली अपॉर्चुनिटी मिली हमें एक ट्रेनिंग लेने की कि हाउ टू हेल्प माय मदर। तो 89 में इंडिया में पहली बार ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हुई, इसका नाम था लैक्टेशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो हम महाराष्ट्र गए, वहाँ जाके ट्रेनिंग ली 5 दिन की। लोग मजाक उड़ा रहे थे हमारा रास्ते में कि 5 दिन ब्रेस्ट फीडिंग पे ट्रेनिंग लेने, ये क्या बेवकूफ़ लड़के हैं। तो बट वो उसके बाद मामला शुरू हुआ, यहाँ डिस्कशन शुरू हुई। तो फिर 91 में हुई ट्रेनिंग। फिर 91 में दिसंबर में एक ट्रेनिंग हुई जिसमें हमने ट्रेनर्स बनाए। तो उस समय BPNI का जन्म हुआ। उसकी रिकमेंडेशन आई कि भाई यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज फ्रंट नहीं है इंडिया में, तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। वो नाम देने से वो चालू हो गई संस्था 3 दिसंबर 1991। वाह। तो इस 3 दिसंबर को हम 33 साल के हो जाएंगे, BPNI मतलब। तो बस उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला आया। दिल्ली आके दोबारा से सेटल हुए। तो फिर इंटरेस्ट उसी में ज़्यादा था। दोनों काम नहीं हो सकते थे कि मैं प्रैक्टिस भी करूं, क्लिनिकल साइड भी करूं, तो डिवोट नहीं कर पाता था टाइम
मैंने सोचा एक तरफ हो जाए, तो एक तरफ फैसला हुआ कि BPNI की तरफ हो जाए, तो फिर BPNI की तरफ हो गए। सो बिफोर वी डिकोड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे सवाल हैं मेरे जहन में, मेरे मन में, जी। जो मैं पूछना चाहूंगा, मगर उससे पहले आपने एक शब्द पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस पुट किया, डब्बे का दूध। हाँ, ये डब्बे का दूध होता क्या है? डब्बे का दूध होता ये है कि देखिए, जो एनिमल मिल्क है, हम गाय भैंस जो भी हर मुल्क में मिलती हैं, दूध मिलता है, लिक्विड हम पीते हैं, सारी दुनिया पीती है, उसको फैक्ट्रियों में ले जाके उसको सुखाया जाता है, और सुखा के उसमें उसके जो फैट कंटेंट है उसको बदला जाता है, उसके अंदर जो भी और एडिटिव्स डालने हैं वो डाले जाते हैं। तो एक तरह का वो एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट किया जाता है। ओके। वो क्रिएट हुआ बहुत साल पहले, तो फिर जिन्होंने क्रिएट किया उनको लगा इसकी मार्केट भी बन सकती है। जब वर्ल्ड वार 1-2 के बाद जैसे देखा गया, फिर जब महिलाओं ने ज़्यादा काम में हिस्सा शुरू किया, तो फिर ये इंडस्ट्री को एक पॉइंट मिल गया मार्केट करने का, तो बाजार सामने नजर आने लगा। तो उन्होंने एक कैंपेन डिजाइन किया कि अगर आपका दूध पूरा नहीं आता तो हमारे पास सेफर ऑल्टरनेटिव है। सेफर? हाँ, ओके। तो वो जो ऑल्टरनेटिव दिया कि आप गिल्टी मत फील करिए, अगर आप नहीं दे सकते तो ये ले लीजिए, डिब्बे का दूध मिल रहा है आपको फर्स्ट क्लास। बट इज इट सेफ? इट इज नॉट सेफ, आई वोंट कॉल इट सेफ। उन्होंने कहा कि हमारे पास है, तो वो क्योंकि वो पैक्ड फॉर्म में ऐसा साफ सुथरा दिखता है, वो ऐसे इंडस्ट्री से बन के आता है, अच्छी तरह पैकिंग होती है, तो सुंदर लगता है देखने में। और वो जो शुरू हुआ, तो उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था जो क्लेवर था, जो हमारे साइंटिस्टों से भी ज़्यादा क्लेवर थे उनके साइंटिस्ट। उन्होंने हिट किया, एक मदर के अंदर हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, ओके, एक होता है प्रोलैक्टिन। जी। ऑक्सीटोसिन जो है वो मदर के स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है, उसका फ्लो। ओके। और जो प्रोलैक्टिन है बच्चे के सक करने पे डिपेंड करता है। प्रोलैक्टिन एट दैट टाइम, हाँ जी, प्रोलैक्टिन दूध बनाता है, ब्रेस्ट के अंदर जो ग्लैंड्स है वहाँ दूध बनता है। जैसे हमारे बाकी सिक्रीशन बनती हैं, बॉडी के टीयर्स बनते हैं, जी। वो इसी तरह ब्रेस्ट के अंदर ग्लैंड होती है, वो ग्लैंड्स के अंदर दूध मैन्युफैक्चर होता है, वो प्रोलैक्टिन करवाता है। अब उसको फ्लो करना है बाहर। अब बच्चा कैसे, जब दूध पीता है बच्चा ऐसे करके, तो वो ऐसे एक, इट्स नॉट जस्ट द निपल, आई थिंक इट्स कॉल्ड लैचिंग, राइट? हाँ, लैचिंग। Yes. तो वो फिर उसको दूध को ऐसे निकालता है बाहर जीभ से। ओके। अंदर से ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है उसको पुश करने में, ऐसे ऐसे। ओके। ऑक्सीटोसिन इज द सेम हार्मोन जो बच्चे को भी यूट्रस पे पुश करता है जब बच्चा पैदा होता है। ओके। तब भी ऑक्सीटोसिन काम करता है। ऑक्सीटोसिन का मतलब है मस्कुलर पुश देना। जी। ऑक्सीटोसिन, दूसरा ऑक्सीटोसिन का काम है लव हार्मोन जिसको कहते हैं हम। जी। इसमें जो ऑक्सीटोसिन है, अगर मदर को डाउट हो जाए अपने ऊपर, या उसको पेन हो ब्रेस्ट फीड करते हुए, या उसको सेपरेशन हो जाए बच्चे से, इन चीज़ों से क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन डिप्रेस हो जाता है। अगर ऑक्सीटोसिन डिप्रेस हुआ तो दूध पड़ा है, वो फ्लो नहीं करता, राइट। तो फीलिंग आती है कि दूध नहीं है। दैट हैज क्रिएटेड दिस होल इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो कैंपेन था इंडस्ट्री, इफ यू डोंट हैव एनफ मिल्क वी हैव दिस ऑल्टरनेटिव। तो जो नॉट एनफ मिल्क का कैंपेन उन्होंने चलाया, वो इस समय आप 99% 100 मदर से पूछोगे तो 99 भी आप दूसरा दूध क्यों दे रहे हैं अब बच्चे को, छोटा बच्चा है, तो शायद वो यही जवाब मिलेगा कि मेरा दूध पूरा नहीं आता। तो उसी भ्रम के अंदर डॉक्टर्स, उसी भ्रम के अंदर नर्सिस, उसी भ्रम के अंदर फैमिली मेंबर्स, चाहे वो सिस्टर्स हों, चाहे मदर हो, चाहे कोई, सबको ये लगता है कि माँ को दूध पूरा नहीं आता। वो एक परसेप्शन क्रिएट करी गई है। वो बीमारी नहीं है कि दूध कम आना। अगर ब्रेस्ट बनी है, अवेलेबल है, बच्चा पैदा हुआ है, हार्मोन कंट्रोल से ही दूध बनता है, हार्मोन कंट्रोल से ही दूध बहता है, तो हर एक माँ को दूध पूरा आ सकता है। 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के लिए पूरा आ सकता है, क्योंकि जो सक्लिंग है वो कंट्रोल करती है प्रोडक्शन को, डिमांड एंड सप्लाई। मान लो 2 बच्चे हैं तो 2 सक करेंगे तो सकिंग और दूध बनाएगी, राइट। 2 बच्चों के लिए बनेगा। तो ये एक नेचुरल फिनोमिनन था जिसको के डिब्बा वाला दूध जो है
उसने थोड़ा इंटरफियर किया। राइट। अब इंटरफियर किया तो नेचुरली वो मार्केट थी, उसको पैसा कमाना था, उन्होंने कमाया, अभी भी कमा रहे हैं। So whenever we talk about breastfeeding, जी, एक टर्म सामने आता है गोल्डन आवर, और कहा जाता है कि बच्चे को पहले ही कुछ घंटों में माँ का दूध मिल जाना चाहिए। जी, बट ऑन द अदर हैंड, एज यू आर सेइंग, कि कमर्शियल फीड्स इतने ज्यादा मार्केट में आ चुके हैं, एंड इवन द हॉस्पिटल्स आर प्रमोटिंग इट, जी, राइट? तो गोल्डन आवर की क्या इंपॉर्टेंस है, और क्यों एक मदर को अपने बच्चे को उस गोल्डन आवर में ब्रेस्ट फीड ही करना चाहिए? जी। इसमें जो गोल्डन आवर की इम्पोर्टेंस तो ये है कि पहला घंटा जो है वो हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है कि बच्चे उस समय एक्टिव होते हैं। ओके। वो एक्टिव होते हैं, वो फिर अगर माँ का दूध पीना शुरू करें, वो इतने एक्टिव होते हैं कि अगर आप उनको माँ के पेट के ऊपर लिटा दें तो वो क्रॉल करके अपने आप निप्पल भी ढूंढ लेते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेट हुआ था स्वीडन में, उसके बाद यहाँ पे भी उसको ब्रेस्ट क्रॉल कहते हैं, यहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेट हुआ है। तो वो इंस्टिंक्टिव है, एक रिफ्लेक्स है बच्चे के अंदर। अगर उस घंटे को कैच करना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो है ये तो है टाइम की, दूसरी है कि वो हेल्थ और इमोशनल बॉन्डिंग का उसमें कनेक्शन है। WHO की भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी है ये रिकमेंडेशन कि हर एक बच्चे को विद इन एन आवर दूध शुरू करा देना चाहिए। अब ये सिर्फ माँ की जिम्मेवारी नहीं है जी, माँ को नॉलेज देना जिम्मेवारी है जी, पर उसको सपोर्ट करना भी हमारी जिम्मेवारी है। मतलब अगर वो अस्पताल में पैदा हुई तो अस्पताल की जिम्मेवारी है, सरकारी हो या प्राइवेट हो जी। तो ये जो गोल्डन आवर है, अगर हम उसमें बच्चे को माँ के साथ दे देते हैं स्किन टू स्किन कांटेक्ट के लिए, डिलीवरी रूम में ही दे देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद वो फैसिलिटेट भी करता है ब्रेस्ट फीडिंग को, कि जैसे उसको कोई ऐसे नहीं लगता कि जैसे आपको पकड़ के ऐसे लगाना है। ओके, ऐसा नहीं है कि जोर मैच करनी है जी, कि जी आओ पियो पिलाओ, ये नहीं है। ये एक तरह का माँ और बच्चे का जुड़ाव है, वो जो उसको मिलता है, जो प्यार मिलता है उस समय माँ को भी मिलता है, बच्चे को भी मिलता है, वो जो लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग को कंट्रीब्यूट करता है। आई थिंक दैट्स द क्रिएशन ऑफ गॉड। हाँ जी, दैट द ऑलमाइटी, और जिसने भी इंसान को बनाया है, ही हैज डिजाइंड इट इन अ मैनर वेयर दिस हैज टू हैपन। तो बच्चा पैदा होगा तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट जो है वो मदर्स फीड ही है जी। बट सर उसके अंदर ना जो मदर फीड का जो चाहे 2 बूंद भी जाती है, 4 बूंद जाती है, उसके अंदर बहुत ऐसे लाइव सेल्स जाते हैं जो बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। तो उसमें इम्यूनिटी ट्रांसफर हो जाती है। कई उसको कहते हैं हम, कई बार हम फर्स्ट वैक्सीनेशन ये होती है, राइट। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो शुरुआत हो जाए ना पहले घंटे वाली, तो अगला सफर जो है, जो जर्नी है अगले 2-4 दिन की, या उसके बाद 6 महीने की जो उसको कहते हैं, वो बहुत ही सुंदर जर्नी बन जाती है। उसमें फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है। कि तरह का यह प्रिवेंटिव एक्शन भी है कि बाद में प्रॉब्लम जो होनी थी वो ना हो। So it's like an immunity builder for the child, right? Yes, that's right. But in what situation or what circumstances ऐसे समय भी होता होगा या ऐसी सिचुएशन भी होती होंगी जिसमें नवजात शिशु को, न्यूबॉर्न बेबी को हम ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं, तो क्या उस सिचुएशन के अंदर हम कमर्शियल फीड दे सकते हैं? और ऐसी कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं? देखो, ऐसी सिचुएशन होती है जब बच्चा बहुत ज़्यादा सिक हो, बहुत कम परसेंटेज होता है ऐसा, और बहुत जैसे प्री टर्म बच्चा हो गया, उसके बाद उसको सांस की दिक्कत आ रही है, उसको इमीडिएट इंटेंसिव केयर चाहिए, वेंटिलेटर पे लगना है उसको, इस तरह की बातें जब होती हैं तो शायद नहीं हो पाता। इसके साथ मैं उस बात को जोड़ूंगा, जैसे यहाँ पे बहुत कॉमन है, सिजेरियन होता है, बच्चे को दूसरा दूध दे देते हैं। वाई सो? तो लगता है लोगों को कि सिजेरियन हुआ है, माँ दूध नहीं दे पाएगी। कोई कहता है इसको रेस्ट करने की ज़रूरत है, डॉक्टर को लगता है इसको पेन हो रहा है इसलिए नहीं देना चाहिए। कईयों को नॉलेज नहीं है कि दे भी सकते हैं, कईयों को यही लगता है कि ब्रेस्ट सिजेरियन है तो पहले घंटे में दूध नहीं दिया जा सकता। ये धारणा गलत है मेरे हिसाब से।
तो हमें इस चीज का महत्व यहाँ से जानना चाहिए कि ये जो पहले घंटे में जो दूध माँ का ना मिलना और दूसरा दूध देना, दोनों में अंतर बहुत ज्यादा है। ओके, है ना। वो हो सकता है जो बच्चा बहुत बीमार है, जिसको माँ का दूध नहीं मिल रहा जी, तो अगर उसको एक्सप्रेस करके दे दिया जाए, वो भी एक ऑल्टरनेटिव, कि माँ का ही दूध एक्सप्रेस करके उसको दे दिया जाए। दूसरा, आजकल कई अस्पतालों में, या बड़े बड़े अस्पतालों में ह्यूमन मिल्क बैंक खुल रहे हैं, वहाँ से दूध सोर्स किया जा सकता है। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि 1-8% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत इमीडिएट ज़रूरत होती है, जो इंटेंसिव केयर की, उनके लिए अगर न्यूट्रिशन देना है, वाया कई बार ट्यूब से देना पड़ता है, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जो मान लो जो थोड़ा 2 kg से कम पैदा होते हैं, कई बार वो थोड़ा पावर कम होती है सक करने की, तो उनको चम्मच से या कटोरी से दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों के अल्टरनेटिव्स हैं कि मदर्स ओन मिल्क दिया जाए। तो इसलिए मैं उस बात के ऊपर ज़्यादा अहमियत नहीं देना चाहता कि डिब्बे का सल्यूशन जो है वो ये नहीं है। उसके लिए 1-2 रेयर बीमारियां हैं जिसमें ब्रेस्ट मिल्क को टॉलरेट नहीं किया जा सकता। WHO ने गाइडेंस दी है कि ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट की रिकमेंडेशन क्या है, वो बहुत रेयर चीजें हैं। बट आर द गाइडलाइंस नॉट बीइंग फॉलोड प्रॉपर्ली, और दे आर जस्ट लुकिंग फॉर कन्वीनियंस कि चलो फटाफट से कमर्शियल फीड दे देते हैं एंड लेट्स जस्ट गेट डन विद इट? आई वुड से कि दोनों चीजें को, गाइडलाइन को हो सकता है लोग अच्छी तरह पढ़ते ना हो। दूसरी बात ये बहुत है कि मुझे लगता है कि कन्वीनियंस वाला फैक्टर बहुत काम कर रहा है, क्योंकि जब सजेरियन में दिया, जैसे हमारे कंट्री में 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं अस्पतालों में जी, उसमें से 70 लाख बच्चे सजेरियन से हो रहे हैं। आप मान लीजिए सबको मिल रहा है डिब्बा जी, डिब्बा नहीं मिल रहा तो दूसरा दूध मिल रहा है, इक्वली बैड। तो ये जो धारणा है कि सिजेरियन, मुझे लगता है कि अगर हम उसको टैकल कर लें तो काफ़ी परसेंटेज हमारी सुधर जाएगी, क्योंकि वो जब बच्चा सिजेरियन से पैदा होता है, वो डिफरेंट एरिया है जहाँ से वो पैदा हो रहा है जी, वो उसको माँ लेटे लेटे भी दूध दे सकती है। वो कई तरीके हैं उसको दूध देने के। वो स्टाफ को सीखने पड़ेंगे, उसकी स्किल सीखनी पड़ेगी। माँ के साथ कोई खड़ा होगा, उसको असिस्ट कराएगा, जो उस समय टेबल के ऊपर है या बेड के ऊपर है, उसको असिस्ट कराना जरूरी है ताकि वो सपोर्ट से वो ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। सर, माय क्वेश्चन इज नॉट टू ऑफेंड द कंसल्टेंट्स, जी, राइट, बट इज इट बिजनेस और लैक ऑफ एजुकेशन? Both. I have several sources of information where companies still provide incentives, monetary incentives, travel incentives, including taxis, air tickets and all. Isn't that playing with the life of the to the kid? doctors? उनका मकसद सिर्फ ये है कि उनका डिब्बा ज़्यादा बिके। वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते जो सवाल आपने पूछा है, इक्विवेलेंट टू वेदर इट्स प्लेइंग विद द लाइफ और नॉट। इट इज़ फॉर द अटेंडिंग डॉक्टर और पीडियाट्रिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन टू डिसाइड वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड और नॉट। तो वो मुझे लगता है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जब हमें कोई गिफ्ट देता है, विवेकानंद ने कहा था कि अगर आपको कोई गिफ्ट देता है ना, यू फील इंडेटेड। सिर्फ ये मैं इस मामले में नहीं कह रहा कि मेडिकल सिस्टम में, मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई शगन देता है तो आप वापस देने जाते हो ना जी। वो आभार की भावना होती है ना कि मैं आपका आभारी हो गया हूँ, दैट यू हैव प्रोवाइडेड मी विद समथिंग। तो कंपनियों को मालूम है इस बात का कि उनको रिटर्न मिलेगा, इसीलिए तो खर्चा करते हैं ना। वो वैसे क्यों खर्चा करेगा कोई कंपनी वाला? उसको शेयर होल्डर को जवाब नहीं देना क्या? तो कंपनी वाला खर्चा इसी बात पे करेगा अगर उसकी कमाई बढ़ेगी, राइट। तो ये तो एक कमर्शियल एरिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। करंटली जितना भी डिब्बे का दूध बिक रहा है उतनी जरूरत नहीं है, वो क्रिएटेड है, किसी तरीके से भी क्रिएट की जाती है। हेल्थ सिस्टम उसमें बहुत बड़ा भागीदार है,
So it's an artificially created demand in the market, जी, which is technically, as you're saying, is not required. is not required. सर कहा ये भी जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो माँ और बच्चे का होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इज इट ट्रू? इट्स वेरी वेरी ट्रू. इस जो 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 कहते हैं जैसे वेव्स जो हैं जो ट्रांसफर होती हैं, वो एक तरह की स्किन टू स्किन से ट्रांसफर होती है. जो मदर टू चाइल्ड इमोशनल बॉन्डिंग है वो ट्रांसफर होती है वहाँ से. दूसरा उसमें सबसे बड़ा फायदा है कि बच्चे को थर्मल कंट्रोल जैसे टेम्परेचर कंट्रोल मिलता है माँ के साथ लगने से. ओके. तो वो माँ के साथ ऐसे रहता है चिपटा हुआ, तो उसको थर्मल कंट्रोल भी मिलता है. ब्रेस्ट फीडिंग की फैसिलिटेशन हो जाती है. तो उसका अल्टीमेट एम है कि ये सब कुछ बीमारी से बचाता है. फिर अल्टीमेटली टेम्परेचर कंट्रोल, अगर मान लो प्री टर्म बच्चा टेम्परेचर नीचे चला गया उसको रिस्क हो जाता है. इन्फेक्शन हो गई तो उसको रिस्क हो जाता है. तो इसलिए इन चीज़ों को बचाने के लिए ये एक बहुत बड़ा तरीका है जो कि हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि पैदा होते ही बच्चा माँ के पेट पे होना चाहिए. चाहे वो सिजेरियन हुआ हो, चाहे वो माँ के साथ हो, लिपटा हुआ हो बच्चा, उसको प्यार मिलता है तो बहुत फायदेमंद. Sir, as we have already discussed about benefits of breastfeeding, आपने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बताए कि क्यों जरूरी है. बट अगर हम इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें और ब्रीफ में समझने की कोशिश करें कि ऐसी क्या इम्पोर्टेंस है ब्रेस्ट फीडिंग की एक बच्चे के लिए कि हर माँ को जागरूक होना जरूरी है कि मुझे अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही करना है, अपना ही दूध पिलाना है. और दे शुड बी मोर अवेयर अबाउट द फैक्ट कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. सो वी वुड लाइक टू हैव सम बेनिफिट्स, इम्पोर्टेंस, एंड इफ इट इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स और इल इफेक्ट्स हो सकते हैं माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी. देखिए इस सवाल में थोड़ी प्रॉब्लम है. ओके. ये माँ का कसूर नहीं है अगर उसको नहीं भी पता. ओके. बच्चे को बताया कि माँ का दूध अच्छा है जी, या आप गली में किसी से पूछ लीजिए वो भी कह देगा कि माँ का दूध तो अच्छा ही होता है, सबको पता है. ये जो प्रॉब्लम है ये मदर की चॉइस से ज़्यादा ये एनवायरमेंटली फोर्स्ड होती है कि आपको घर में कितनी सपोर्ट है. सबसे पहले तो अस्पताल में बच्चा पैदा होता है तो अस्पताल क्या सपोर्ट करता है उसको, राइट. क्या प्रेगनेंसी में उसको किसी ने बताया? तो मैं ये सोचता हूँ कि ये मदर को ठीक है उसको एक्वायर करनी है इंफॉर्मेशन, बट आई वोंट गो टू द लेवल कि अगर नहीं करी तो उसका कसूर है ये. ओके. हेल्थ सिस्टम का ज़्यादा कसूर मैं मानता हूँ इसमें, माँ का नहीं कोई कसूर है इसमें. क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ब्रेस्ट फीडिंग की वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो माँ की है जी, पर उसकी जो प्रेपरेशन है वो उसके अकेली का काम नहीं है. उसकी प्रेपरेशन या उसकी सक्सेस या उसकी कंटिन्यूएशन वो सब का काम है. उसमें फैमिली, उसका वर्क एनवायरनमेंट, वो कहीं काम कर रही हो, उसमें जहाँ बच्चा पैदा हुआ उनका, सरकार का जिम्मेवारी है उसको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना. तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो एक तो मैं उस क्वेश्चन को इस तरह जवाब दूंगा. इम्पोर्टेंस कैन बी डिस्कस्ड, वो हम कर सकते हैं डिस्कस जी, कि अगर हम उस तो जाएं कि बच्चे के लिए फ़ायदेमंद, माँ और बच्चे दोनों के लिए फ़ायदेमंद है जी. लंबी ब्रेस्ट फीडिंग करो और कम ब्रेस्ट फीडिंग करने से. एक पहले 6 महीने सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए, एक्सक्लूसिव जिसको हम कहते हैं कि पानी की भी ज़रूरत नहीं होती कि माँ के दूध में सब कुछ होता है जी, सब न्यूट्रिएंट होते हैं, सब विटामिन, सब कुछ होता है. वाइट लाइव सेल्स भी होते हैं, एंटीबॉडीज़ भी होते हैं, सब कुछ है. वो एक तरह का कंप्लीट न्यूट्रिशन है. उसको डिस्टर्ब करना बच्चे के और माँ के दोनों के हित में नहीं है. अब उसको डिस्टर्ब कौन करता है, हमें उसको टारगेट करना चाहिए. राइट. अगर माँ को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और उसने चॉइस डिब्बे की बना ली पड़ोसी के कहने से,
राइट। कोई कहे जी मैंने तो दिया था, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप भी दे दीजिए। उसको किसी ने बताया अभी तक कि इसका फायदा क्या या इसका नुकसान क्या? सही बात है। जब तक वो नहीं होता तब तक मैं उसको इन्फॉर्म्ड चॉइस नहीं मानता। तो इसलिए जो फायदे हैं माँ को, जैसे कैंसर से कमी होती है, ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर से कमी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डियों की कमजोरी है उससे कमी होती है। ये 2-3 चीज। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ब्लीडिंग कम होती है, अगर बच्चा जल्दी शुरू करे दूध तो माँ को ब्लीडिंग कम होती है। ओके। प्लेसेंटा अच्छी तरह डिलीवर होता है तो ब्लीडिंग कम हो, उससे एनीमिया कम होता है अल्टीमेटली। तो ये जो हेमरेज है अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो रिस्क भी हो जाता है माँ को। सिमिलरली बच्चे को शुरू से ही एंटीबॉडीज मिलती हैं, बीमारियों से तो बचाव होता ही होता है जी। तो उसका एक IQ भी बढ़ता है आम दूसरे बच्चों से, जिनको मान लीजिए जिनको नहीं मिला या जिनको कम मिला। तो एक कटिंग एज जो है 3 पॉइंट IQ अगर बढ़ जाता है बच्चे का, राइट, तो वो बहुत बड़ी चीज है ऑब्वियसली मेरे हिसाब से। तो ब्राजील में एक रिसर्च हुई थी कि जिन बच्चों ने 12 महीने से ज्यादा माँ का दूध पिया, 30 साल के बाद उनकी अर्निंग कैपेसिटी भी ज्यादा थी। वाओ, रियली? हाँ, यस। उन्होंने फॉलो किया कोहॉर्ट को कि 12 महीने से ज्यादा पीने वाले बच्चे जो थे तो हो सकता है उसका IQ से लिंक हो, राइट, ये भी एक था। बट उन्होंने अर्निंग कैपेसिटी देखी कि कौन क्या कर रहा है, कितनी आमदन है उसकी। वाओ। तो ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो डेवलपमेंट है, जो हम जो मटेरियल डेवलपमेंट है जिसमें बिल्डिंगें बनती हैं, सड़कें बनती हैं, हम खो गए उसमें। हम ह्यूमन डेवलपमेंट का ये वाला हिस्सा है, इसको हमने नकार दिया। मुझे ये लगता है, ओवरऑल मैं ब्रॉड बात कर रहा हूँ सारे ग्लोब की, राइट, कि जो ये जो होने लगा, हमें लगा कि शायद इससे पैसा बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, राइट। ये जो लॉस है हमने उसको इवैल्यूएट नहीं किया कि हमारा लॉस क्या है। अब उसको सुधरने में 100 साल लगे या 50 लगे कहना मुश्किल है जी, क्योंकि इंडिया में 70 या 80 के दशक में ब्रेस्ट फीडिंग गिर रही थी। ओके। तो फिर पहली बार इंडिया ने 92 में ब्रेस्ट फीडिंग के इंडिकेटर नापने शुरू किए। ओके। 92 में पहली बार नापा गया। तो उसके बाद 20 साल कोई खास बढ़ाव नहीं हुआ। पिछले 5-10 सालों में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेट जो है वो हिंदुस्तान में बढ़ा है। पर जो फर्स्ट आवर ब्रेस्ट फीडिंग रेट है वो 5 साल में 1% भी नहीं बढ़ा। 41% था 5 साल पहले भी, 2016 में, 2021 में भी 41% था। हालांकि 90% मदर जो हैं वो अस्पताल में डिलीवर करती हैं जी। अगर ये 20 मिलियन मदर्स जो हैं, 2 करोड़ अस्पतालों में डिलीवर कर रही हैं, 8 मिलियन जो है 80 लाख को ब्रेस्ट फीड मिलता है। 1.2 करोड़ जब 120 लाख को नहीं मिलता है जी। ये इसकी चिंता होनी चाहिए ना कंट्री को। सही बात। हमें सबको तो होनी चाहिए, पर मुल्क को होनी चाहिए, राइट, सारे हेल्थ सिस्टम को होनी चाहिए। अगर ये इसको माँ के ऊपर डाल देंगे, जो कि आमतौर पे हमारे कम्युनिकेशन में भी कहा जाता है, आप दीजिए, आप शुरू कीजिए, ठीक है, अस्पताल को कोई नहीं कहता आप करवाइए, आपकी ड्यूटी है, आप करवाइए। वो जो इम्पोर्टेंट डिफ्रेंशिएशन है, मैं जो इसको समझता हूँ, मेरे लिए वो ज़्यादा है कि अगर हम माँ के ऊपर प्रेशर डाली जाएंगे कि आप करिए, और करवाने वाला कहता है कि आप दूध का डिब्बा दे दीजिए, तो क्या लेगी? अगर डॉक्टर ने लिख दिया दूध का डिब्बा, तो दूध का डिब्बा ही जाएगा बच्चे के अंदर, क्योंकि डॉक्टर ने लिखा है जी, डॉक्टर ने दिया है, अस्पताल ने दिया है। हेल्थ सिस्टम की अपनी इंपॉर्टेंस है, वो दिया जाता है, और उस पर सवाल भी नहीं करता कोई। सवाल तो कोई करेगा जिसने सोचेगा कि मुझे करना चाहिए। फिर वही बात आ जाती है कि सवाल करने की पावर, सवाल करने की क्षमता तभी आती है ना अगर उसको इंफॉर्मेशन पूरी मिले पहले, राइट, जो कि प्रेगनेंसी में मिले। अगर बच्चे को प्रेगनेंसी में ये माँ फैसला कर लेती है कि मुझे अपना दूध देना है, यो फैसला कर लेती हैं, जो कि मेरे को लगता है अगर आप अच्छी तरह सारी बातें बताओ तो हो सकता है कोई भी मदर फैसला करे कि मुझे दूसरा दूध देना है। ट्रू।
उसको 10 गुना ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है दूसरे दूध वाली मदर को, हम उसको अपने आप अकेला छोड़ देते हैं। Right. उसको कोई पढ़ाना जरूरी है कि सेफ्टी कैसे होगी इसकी, सही बात है, इसको कैसे इसको तैयार करना है। अब Right. आप किसी को मालूम है कि पाउडर का जो दूध हम देते हैं, अगर एक बार घोल लेते हैं पानी में, उसके घंटे 2 घंटे बाद उसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया फ्लरिश करते हैं, नेचुरल। ओके, दे आर पार्ट ऑफ द पाउडर। वो डोरमेंट पड़े रहते हैं, कंपनियां बताती नहीं है आपको। WHO ने ये 2006 में रिसर्च हुई, उसके बाद डिक्लेयर कर दिया कि पाउडर मिल्क इज नॉट ए स्टेराइल प्रोडक्ट। तो उसकी गाइडलाइन यही है कि आपको घोलने के बाद एक बार पिला लिया, छोड़ दो उसको भाई, दोबारा नहीं पिलाना। अगर ये इंफॉर्मेशन होगी तभी आप अप्लाई करोगे ना। डिब्बे के ऊपर तो लिखने नहीं देते कंपनियां, डॉक्टर बताते नहीं है कि आपने डिब्बा दिया तो कैसे करना है, कैसे सेफ्टी रखनी है इसकी। राइट। तो ये जो सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, तो इससे बेटर तो यह है कि सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो जो कि ज़्यादा मदर्स को ब्रेस्ट फीड अपने आप, अगर उनको अच्छी तरह सिखा दो तो वो सीख जाएंगे। उनको क्या प्रॉब्लम है कि उनका बच्चा बीमार हो, वो तो नहीं चाहती कि अपने बच्चे को बीमार करना। तो इसलिए ये प्रॉब्लम हमारे सिस्टम की है। सर, आपका भी एक इनिशिएटिव है, दैट इज आई डिसाइड अबाउट फीडिंग माय बेबी। जी, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? ये आइडिया, इसके पीछे क्या आइडिया है कि आई डिसाइड अबाउट फीडिंग माय बेबी? ये जो भी अभी मैं जो बात करके चुका हूँ, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी के अंदर मदर को एम्पावरमेंट मिले नॉलेज से, तो वो फैसला खुद कर सकती है, या उसकी फैमिली कर सकती है, हस्बैंड वाइफ मिलके या बाकी फैमिली मेंबर भी मिलके कर सकते हैं। तो हमने कुछ साल पहले वो आई डिसाइड अबाउट फीडिंग माय बेबी एक कैंपेन चालू किया था, जिसमें क्योंकि फिजिकली हमारी संस्था के लिए इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम सब तक पहुंच जाएं, तो हमने एक डिजिटल कैंपेन चालू किया था। राइट। कि 2-2, 3-3 मिनट के 6 वीडियो मॉड्यूल बनाए। ओके। हमने वो अच्छे मॉड्यूल बने, उनके अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन है, इंक्लूडिंग एक वीडियो में ये भी इंफॉर्मेशन है कि अगर आपको दूसरा दूध देना है, ऊपर का दूध देना है, तो उसको सेफ कैसे रखें, ठीक, स्टोर कैसे करें, अपना दूध निकालें कैसे, फायदेमंद क्या है, जो अभी सवाल आप पूछ चुके हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करें, लैचिंग कैसे करें, वो सारे जवाब उन 6 वीडियो में हैं। हमारी वेबसाइट पे वो फ्रीली अवेलेबल हैं। तो वो हमने तो सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट किया है, बट हमारी इच्छा ये है कि जब भी प्रेगनेंसी में मदर किसी भी डॉक्टर के पास या किसी असिस्टेंट डॉक्टर के पास या असिस्टेंट के पास वो एंटीनेटल चेकअप के लिए जाती है जी, तो या 2nd या 3rd ट्राइमेस्टर में एक क्लास होनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग को प्रिपेयर करने की। उसमें ये सारी चीजें डिस्कस होनी चाहिए। डिस्कस होने के बाद उससे पूछ भी सकते हैं हम कि अगर आप क्या फैसला करते हो अपने बच्चे के बारे में, अपना दूध देना चाहोगे या ऊपर का देना चाहोगे। अगर मान लीजिए वो कहीं ऊपर का देना है, तो उसकी सारी तैयारी अस्पताल को करनी चाहिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो कहीं अपना देना है तो सिजेरियन हो जाए तो कैसे देना है, नॉर्मल डिलीवरी हो तो कैसे देना है, वो भी नॉलेज उसको देना है। तो फिर कोई ना कोई अस्पताल में स्टाफ हो जो उसको समझ आई हो, स्किल्ड हो, तो वो उसको मदर को असिस्ट करे। तो ये आई डिसाइड का जो फ्रेमवर्क है, वो ये फ्रेमवर्क से हमने शुरू किया था ये। तो अभी हम चाहते हैं कि ये जितना ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर सकें जी, उतना ही अच्छा है। So you also mentioned, आपने अभी बोला कि स्टोरिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, क्या हम ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर भी कर सकते हैं? और अगर हम स्टोर कर सकते हैं तो कितने समय तक स्टोर कर सकते हैं? देखिए, जो जब भी कोई मान लीजिए, वैसे तो रूम टेम्परेचर पे भी कुछ घंटे, बहुत पहले मुझे अभी फ्रेश इसका एग्जैक्ट नहीं अमाउंट पता, बस पहले हम कहते थे 8 घंटे तक जो है वो हम रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। ओके। और फ्रिज में रखो तो 24 घंटे तक रख सकते हैं। ओके। तो वो सफिशिएंट है मेरे हिसाब से कि थोड़ी बहुत मैनेजमेंट करनी हो, अगर मान लीजिए निकाल के रखा, थोड़ी देर बाद पिलाना है, जा देना है, मान लीजिए बच्चा अस्पताल में है, सिक
यूनिट में है तो भी वहां से निकाल के उसको फीड किया जा सकता है। So there अगर are मदर उसके साथ okay. हो बच्चे के। There are certain equipments that are used in this process. नहीं, कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, मेथड होता है कि कैसे निकालें बेस्ट। Okay. इसके मदर को सिखा दिया जाए, हर एक मदर को आना चाहिए कि दूध कैसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं। Okay. उसका एक तरीका है, वो हमने उस आई डिसाइड वाली वीडियो में वो जो 6 वीडियो है उसमें एक वीडियो में वो तरीका बताया गया है that's कि nice. आपको यहाँ से प्रेस करना है, तो फिर दूध निकलने का तरीका है वो। उसके बाद अगर कॉन्फिडेंस है उसको, ऑक्सीटोसिन उसमें भी काम करता है। okay. तो वो धीरे धीरे दूध निकालना आ जाए मदर को तो वो छोटी कटोरी में रखा जाता है, तो उसी को ऐसा ही पिलाया जा सकता है। काफी इंसाइटफुल बातें आपने बताई सर। बट आज के समय में लाइक इन टुडेज टाइम बहुत सारी महिलाएं पोस्ट प्रेगनेंसी उनके पास अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीजें हैं, दे आर ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब हमें पता है कि अगर अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है तो हो सकता है कि वेरी नेक्स्ट डे उनको कुछ ज्यादा काम ना करना पड़े जी, बट विद टाइम like in a month or two they just have to get back on track, right? They have to get back to their offices or doing their day to day chores, जो भी उनके घर के काम है। ऐसी सिचुएशन के अंदर how do they balance their breastfeeding schedules and their daily routines? ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है माँ खुद कंफ्यूज होती है, यार मेरे पास 5 काम है करने के लिए एंड मैं कितनी बार बच्चे को फीड करूं, मैं सही से उसको फीड कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, एंड दैट स्ट्रेस, दैट बिल्डअप ऑफ स्ट्रेस, आई हैव आल्सो रेड इट समवेयर, दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन एंड अदर हॉर्मोन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये कैसे अपनी लाइफ में इन चीजों का बैलेंस कर पाएंगे? जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है ब्रेस्ट फीडिंग का। और वर्किंग women when they work outside home, right, and that too for economic reasons. तो उसके 2-3 हिस्से हैं। एक तो है कि जैसे गांव में जो एग्रीकल्चर या वर्कर्स हैं या दूसरे कुछ गरीब महिलाएं हैं, एक तो उनको बड़ी दिक्कत है इसमें जी। तो उनके लिए सरकार ने कुछ कैश स्कीम शुरू करी है कि उनको ज़्यादा नहीं है बस थोड़े से पैसे हैं, क्योंकि जब तक बच्चा और माँ इकट्ठे नहीं होंगे तो ब्रेस्ट फीड कैसे होगी, राइट। तो वो इकोनॉमिक रीजंस के लिए वो बच्चे को घर पे छोड़ के बाहर काम पे जाती हैं जी। और कोई और उसको देखता है बाद में, तो नेचुरली फिर वो दूसरा दूध ही दिया जाएगा। वो उसमें हाइजीन और उसके बाकी इश्यूज जो है, खर्चा, वो सारे कैलकुलेट नहीं, और बाई चांस बच्चा बीमार हो जाए जी, तो वो सारी आमदनी 1 महीने की ऐसे उड़ जाती है, राइट। एक तो इशू है कि ये हैव नॉट्स एंड हैव। दूसरा है कि जो वर्किंग मदर्स हैं जिनको मैटरनिटी लीव मिलती है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अब कोई भी सेक्टर हो, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो जी, अगर वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है तो उसको 6 महीने की 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है। ओके। अगर कोई कंपनी नहीं दे रही प्राइवेट सेक्टर में, या सरकार ना कोई डिपार्टमेंट है नहीं दे रहा, तो वो महिला अपना अधिकार जो है वो क्लेम कर सकती है। ओके। जैसे वहाँ पे किसी को भी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर जो लेबर डिपार्टमेंट के हों, उनको कंप्लेंट करे अगर नहीं मिलती तो। सबको नॉलेज होनी चाहिए इस लॉ की। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है जी, जो 2017 में उसका रिवीजन हुआ, जिसमें पहले 12 वीक्स होती थी मैटरनिटी लीव, अब 26 वीक्स हो गई है। ओके। तो 26 वीक्स मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा समय है जो यूटिलाइज करना चाहिए। पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, राइट। उसके बाद जैसे बच्चे को कुछ भी, अगर माँ मान लो सुबह से लेके शाम तक काम पे जाती, तो अगर सुबह जाने से पहले और रात को आके बच्चे को अपना दूध पिला दें, तो बीच में उसको कोई भी सेमी सॉलिड फूड घर में बना हुआ 6 महीने के बाद जो थोड़ा थोड़ा पहले सेमी लिक्विड, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है फैमिली फूड को, वो दिया जाए। दूसरा, अगर बीच में दूध ही देना है तो यहाँ पे एक्सप्रेशन का रोल आता है कि माँ एक आध फीड को निकाल के रख के जा सकती है, वो दिया जा सकता है।
तो मैं इसको स्ट्रेच नहीं करना चाहता जी। दूध को। मैं अपनी डॉटर का एग्जांपल देता हूँ, शी लिव्स इन यूएस, तो वहाँ पे छुट्टी भी नहीं मिलती थी जी। तो उसको पहला बच्चा हुआ तो वो डेली, मतलब उसको दूध पिलाने से पहले एक फीड डेली निकाल के रखी। इतना फ्रीजर भर गया उसका कि 3 महीने उसने छुट्टी ली विदाउट पे। तो उसके बाद जब उसको डे केयर में छोड़ना था तो वो जो भी फ्रोजन मिल्क था वो सारा यूज हुआ। ओके, फ्रीज करके भी रख सकते हैं। हाँ, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस कि मैनेजमेंट जो है वो इस लेवल पे आके इट डिपेंड्स अपॉन मदर्स ओन कॉन्फिडेंस के दूध को ब्रेस्ट फीड को कैसे मैनेज करना है। वर्किंग मदर्स, आई बिलीव दे आर बेटर मैनेजर्स ऑफ देयर टाइम देन नॉन वर्किंग मदर्स। नॉन मीन्स those who are not formally working, they are working, but every mother is working. Yes. घर में काम जो है हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में जी, वो महिलाओं के ऊपर ज़्यादा छोड़ा गया है। अब वो चाहे आप डॉक्टर बन जाएं, चाहे आप इंजीनियर बन जाएं, फिर भी घर का काम जो है महिलाओं के ऊपर छोड़ा गया है। इसमें कोई डाउट नहीं है, अपनी सोसाइटी का हिस्सा है। तो उनको मैनेज करना और भी ज़रूरी है। अब थोड़ा बहुत तो कभी कभाई अगर रखा हुआ है तो उसमें से दे दिया जाए जी। उसके बाद तो मैं सोचता हूँ जो जब बच्चा 6 महीने से ऊपर हो जाता है ना, तो इस बेटर जो चम्मच से चीज़ खिलाई जा सके एब्सेंस में। मान लो आप बाहर गए हैं थोड़ी देर के लिए, ट्रैवल करना है तो आप साथ करें ट्रैवल, तो उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं लगती, बच्चा प्रोटेक्टेड रहता है जी। अगर उसको 1-2 बार भी दूध मिलता रहे वो भी बहुत है। राइट। क्योंकि अगर पहले 2 साल जो रिकमेंडेशन है WHO की भी और सरकार की भी, वो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग शुड कंटिन्यू टिल 2 years और बियॉन्ड। ओके, ये रिकमेंडेशन है। तो उसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन ब्रेस्ट फीड करते रहो, उसका मतलब ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रहे अब साथ में, क्योंकि अकेले ब्रेस्ट मिल्क से 6 महीने के बाद बच्चे का ग्रोथ नहीं हो सकता। राइट। 6 महीने का क्यों लाइन बनी कि 6 महीने के बाद माँ का दूध उतना नहीं होता इन ऑल इट्स न्यूट्रिएंट कंटेंट कि वो बच्चे के ग्रोथ को सस्टेन कर सके। राइट। एडिशनल फूड चाहिए। अब धीरे धीरे बच्चा 1 साल से 1.5 साल के बाद नॉर्मल खाना खाने लग जाता है, तो वो चीज़ को ट्रांजिशनली हम फैमिली फूड पे ले आते हैं जी। इसी में ही अगर आप देखें, अगर बच्चे को डिब्बा लगा दिया, फिर दूसरे बाद जब 6 महीने के बाद भी डिब्बा बंद मिलते हैं ना पाउडर, जो कहते हैं कि इसको दीजिए 6 महीने के बाद, कोई सेरिलैक है, कोई नेस्टम है, कोई कुछ है, इस तरह के नंबर्स में आते हैं 1 2 3 4 ऐसे। तो उनको भी गोल दे, वो भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, पता नहीं कितने एडिटिव डले, कितनी शुगर है उसमें, कितनी नहीं है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस के वो एक तरह के बच्चे उसी तरह के खाने को यूज्ड टू हो जाते हैं, उनको फिर उसी तरह का ही अच्छा लगता है। अगर घर के खाने को यूज टू कर लो, उनको घर का खाना अच्छा लगता है। टेस्ट बड्स जो हैं बच्चे के बचपन से ही डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, सो दैट जो आप, हाँ सही बात है, जो आप बचपन से फीड करोगे हाँ जी, वही उसी चीज की आदत होगी और वही उसके टेस्ट बड्स जो है वो एनहांस उसी तरीके से एनहांस होंगे और आने वाले समय में भी वो वही डिमांड करेगा, वो घर का खाना लाइक ही नहीं करेगा। पॉइंट जो मैनेजमेंट में ना, ये वाली बात का ध्यान रखना चाहिए हमें कि जो मैनेजमेंट क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता मैं। सही बात है। तो एक जनरल ये गाइडेंस है। तो मैं भी आपसे पूछने ही वाला था ये सवाल ना कि कितने समय तक एक माँ को अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना चाहिए। अदर देन दैट सर, देयर इज वन मोर कंसर्न दैट हैज बीन सीन, दैट इज व्हाट इज द राइट वे और द प्रॉपर वे टू लैच द बेबी टू द ब्रेस्ट। क्योंकि कई सारी माएं, मैं भी कल परसों ही पढ़ रहा था, कई सारी माएं ये कंप्लेंट करती है कि बच्चा सही तरीके से लैच नहीं हो पाता और ब्रेस्ट फीड पूरा तरीके से प्रॉपर वो उन बच्चे को फीड नहीं कर पाते जी। और कहीं ना कहीं ये भी कॉम्प्लिकेशन आती है कि जब बच्चा दूध पीता है जी, तो लीकेज ऑफ मिल्क, वेस्टेज ऑफ मिल्क भी हो रहा है। बच्चा दूध पी रहा है, वो प्रॉपर तरीके से लैच नहीं हो पा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ विच व्हेन द चाइल्ड इज सकिंग, राइट, वो जो दूध है वो वेस्ट हो रहा है। वेस्ट हो देखकर ये सवाल ठीक है, अच्छा है, वेस्ट नहीं होता ऐसे दूध। ओके। वो भी ऑक्सीटोसिन पे डिपेंडेंट है। अगर वो ठीक चल रहा है तो
कई बार ऐसा होता है कि मदर एक साइड से दूध पिला रही तो दूसरी साइड से भी दूध अपने आप गिरने लग जाता है। तो वो ऑक्सीटोसिन का इम्पैक्ट है, वो तो बॉडी पे इम्पैक्ट कर रहा है ना ऑक्सीटोसिन, तो पुश करता है अंदर से। तो दूध कई बार मदर दूसरे कमरे में है, अगर बच्चे के बारे में प्यार से सोचने लग जाए तो उसको लीकेज होनी शुरू हो जाती है। ये इस तरह तो होता है। अच्छा, हाँ। जो दूसरा जो एलिमेंट, जो सिनेरियो आपने बताया मुझे भी, एक तो पहले तो लैचिंग का मैं बता दूं, वो इट इज ए लर्नड थिंग, इंस्टिंक्टिव भी है, लर्नड भी है। जैसे बच्चा अगर पहले जन्म पे क्रॉल करके माँ को ब्रेस्ट को, निप्पल को ढूंढ के सक करना शुरू कर सकता है कि ये डिमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं जी कि विद इन 50-55 मिनट्स बच्चा ये ढूंढ के कर लेता है अपने आप, धीरे धीरे क्रॉल करके। तो इसी तरह ही अगर बच्चे को ब्रेस्ट के पास लाते हैं तो उसको हम रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं टेक्निकली, कि जैसे बच्चे को हम ऐसे टच किया लिप्स को निप्पल के साथ, तो बच्चा ऐसे मुंह खोलता है। जब बच्चा बड़ा मुंह खोले तो दैट इज अ टाइम टू ऑफर द होल ब्रेस्ट। तो उसको ऐसे निप्पल नहीं, ऐसे हम छोटा सा निप्पल नहीं ऑफर करना चाहिए कि ऐसे पकड़े वो। तो होल ब्रेस्ट ऑफर करने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चा ब्रेस्ट का काफ़ी हिस्सा, जिसके अंदर निप्पल और उसके पीछे जो गोल काला हिस्सा है जिसको हम एरियोला बोलते हैं, उसका काफ़ी हिस्सा बच्चे के मुंह में चला जाए ताकि वो एक मैकेनिज्म सेट हो जाए, ताकि वो उसको सक करे, जीभ से नीचे से अपना दूध निकाल सके। उसका मैं अपने हाथ में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। वो ऐसे होता है, अगर आप जैसे बोतल से दूध पिलाते हैं बच्चे को, तो बच्चा ऐसे दूध पीता है, ठीक है, ये बोतल का निप्पल है, राइट। अगर वो ब्रेस्ट से पिएगा दूध तो बच्चा ऐसे पिएगा, तो इतना हिस्सा उसके अंदर जा रहा है, उसको वो सक करता है। वो मैकेनिज्म है टेक्निकल, जैसे दूध ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म है। ओके। तो इसलिए ये भी कहते हैं कि अगर एक बार भी बोतल दे दी, बच्चे को कंफ्यूजन हो जाती है मैं किस तरफ जाऊं, उसको निप्पल कंफ्यूजन नाम दिया गया है। ओके। तो इसलिए जो कहते हैं, कई बार सिजेरियन में बहुत सी मदर्स हमारे पास आए, जो जानकार हैं लोग, वो भी बताते हैं कि सिजेरियन हुआ था जी, उन्होंने 2 बार तो दे दिया ऊपर का दूध, तो अब हमारे पास लेके आए हैं, बच्चा दूध नहीं लेगा, और उसको आदत 2 बार में ही पड़ जाती है कई बार, तो काफ़ी समय लगता है उसको ब्रेस्ट फीडिंग पे लैच करने को। कई बार फटाफट कर लेते हैं, बट बहुत बच्चों में ये अगर बोतल दे दो एक बार तो बहुत मुश्किल होती है। तो वो जो लैचिंग है उसके फ़ायदे ये हैं कि अगर वो अच्छी तरह लैच करता है बोतल की तरह, अगर अब मान लो बोतल के बाद वो ब्रेस्ट पे आया, बच्चा क्या करेगा, मान लीजिए ये निप्पल है, तो निप्पल को ही आप कुरे देगा। निप्पल इज ए वेरी सेंसिटिव एरिया। निप्पल, अकेले निप्पल से चूसने से दूध ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि दूध पीछे पड़ा होता है निप्पल के, राइट, अंदर होता है ब्रेस्ट के, तो वहां से उसको ऐसे करके निकालना है। तो निप्पल तो अंदर जाना चाहिए, उसको एक तरह का जरिया है वो। तो निप्पल डैमेज हो जाता है। निप्पल अगर डैमेज होता है तो उसको पेन बहुत सीवियर होता है, इतना पेन होता है कि वो टॉलरेट नहीं कर पाती मदर। ओके। उसको हम सोर निप्पल्स बोलते हैं। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं तभी आती है अगर लैचिंग ठीक ना हो। वो उसका कारण जल्दी बोतल से दूध देना, दूसरा उसका कारण है अननेसेसरी डिले करना। ओके। कि जैसे पहले घंटे में नहीं दिया, कोई बात नहीं, 2-4 घंटे में दे देंगे। कोई कल्चरल फेस्टिवल आ गया, जाके बार अस्पताल में ही का बच्चे को नहलाने लग गए, कुछ कर, इन चीज़ों की पता नहीं क्यों फिक्स रूटीन बने हुए हैं, टूट नहीं रहे। अगर ये रूटीन बन जाए कि बच्चे को पहले घंटे में, उसकी ये सारी प्रॉब्लम जो है प्रिवेंट हो सकती है। ये प्रिवेंटेबल बीमारियां हैं जो ब्रेस्ट के ऊपर है, जो जिसको कहते हैं ब्रेस्ट इन्फेक्शन, सोर निप्पल, जहाँ मेस्टाइटिस, बाद में इसकी एब्सेस भी बन जाती है कई बार। एंगॉर्जमेंट, ये एंगॉर्जमेंट, हाँ वो भी ऐसी एंगॉर्जमेंट। तब एंगॉर्जमेंट का मतलब है दूध बन रहा है अंदर, भर रही है छाती, पर बच्चा पी नहीं रहा। फिर जब वो एंगॉर्जमेंट हो जाती है, उसको सक करने में डिफिकल्टी भी आती है, क्योंकि वो टाइट इतना हो जाता है, वो उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाता बच्चा। राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रिवेंटिव हैं, जो प्रेगनेंसी में सिखाई जाए, प्रैक्टिकली अप्लाई करें हम एट बर्थ। समबडी मस्ट सपोर्ट द मदर। राइट। वो मुश्किल काम नहीं है अगर आप करें तो।
हमने खुद किया, हमने स्टाफ ने बथेरा किया जब हम प्रैक्टिस करते थे। जी। सिजेरियन हो या कोई भी डिलीवरी हो, तो इट इज़ एंटायरली पॉसिबल टू फीड ऑन ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट फीडिंग सिजेरियन में या दूसरे छोटे बच्चों में जब थोड़ा सा वेट भी कम है, अनलेस के बच्चे को बहुत इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है, उसको मेरे हिसाब से माँ से दूर नहीं करना चाहिए। आपने इसमें एक पिटिशन भी फाइल किया था, इट वाज कॉल्ड स्टॉप फीडिंग फॉर्मूला मिल्क टू द न्यूबॉर्न विदाउट द पेरेंट्स कंसेंट। जी। मतलब इज इट लाइक इट्स लाइक सच अ बिग प्रॉब्लम नाउअडेज कि वो जी। बिना पेरेंट के कंसेंट के डॉक्टर्स या नर्सेज या नर्सिंग स्टाफ दे जस्ट टेक द बेबी एंड फीड देम विद द ब्रेस्ट फीड लाइक ये बहुत कॉमन है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल, अब मैंने नहीं पहले किया था ये पिटिशन। ओके। जिनसी शी इज ए मदर इन बॉम्बे, शी इज ए IT प्रोफेशनल। ओके। उसका बच्चा जब हुआ 7 साल पहले, तो हुआ, उसको बताया ही नहीं किसी ने भी, उसको दूसरा दूध दे दिया उन्होंने डिब्बे का, बिना बताए, मतलब उसको, तो उसको बड़ा बुरा लगा। तो उसके बाद बड़ी मुश्किल हुई उसने, बट अल्टीमेटली शी मैनेज्ड। तो तब उसको उसके मन में आया कि ये काम किया जाए, कि ये पिटिशन करी जाए। तो बहुत लोगों ने उसको साइन अप किया। तो मैं चाहता हूँ और लोग भी, फिर हम भी जुड़ गए उस पिटिशन में उसके साथ जी। तो प्रिंसिपली वो बिल्कुल ठीक कह रही। उसमें ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट है उस पिटिशन में जी, कि जब आप एक मैकेनिज्म क्रिएट कर दोगे, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ तो इंश्योर कर रहे हो ना। राइट। हो सकता है कई लोग कहते हैं मुझे कि जी वो ऐसे ही साइन करा लेते हैं, अस्पताल वाले तो हर जगह पे कराते हैं, तो इस पे भी करा लेंगे। राइट। चलो करा लेंगे, कोई तो पड़ेगा ना। सही बात है। तो अगर डिब्बा देना है तो पहले अस्पताल के ऊपर बोझ नहीं है। ये कल परसों मुझे एक मदर का मैसेज आया, वो कह रहे हर चीज़ के लिए आप कंसेंट फॉर्म, पता नहीं कितने कंसेंट फॉर्म साइन कराते हैं अस्पताल में, इसके लिए क्यों नहीं कराते। राइट। सही बात। शी ऑल्सो हैज़ ए स्मॉल बेबी, गुड़गांव में रहती है जी। लास्ट मंथ आई वॉज इन मुंबई अगेन। मैं भी, एक मदर हैं, वो भी पॉडकास्ट करती हैं शी सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं उनके साथ बैठा था। शी नरेटेड हर ओन स्टोरी कि वो वेट कर रही हैं बच्चा आएगा, कब आएगा। तो जब आया बच्चा तो अब कोई बताएगा, उन्होंने कि दूध पिलाओ अपना। उनको ये लग रहा था कि कोई बताएगा, कोई किसी ने नहीं बताया। तो कहते हमने पूछ लिया उनसे भी कब दूध पिल, ये कहते हमने पिला दिया इसको। तो मतलब अंदर दे के ही लाए उसके पास। तो ये जो इसका मतलब प्रॉब्लम कॉमन है। राइट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये मोटिवेटेड है, कॉमन है। वो मोटिवेटेड है या नहीं है ये नहीं मुझे पता। जो आपने 2 सवाल पहले पूछे थे कि क्या कमर्शियली बिजनेस ओरिएंटेड है या ये कन्वीनियंस है, इसको डिफाइन करना अनलेस कि बहुत अच्छी रिसर्च हो कि कितने % ऐसे हैं, कितने % ऐसे हैं, पर है प्रॉब्लम। नॉर्मल बच्चों में भी थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो उसको दूसरा दूध मिलता है जो कि मैनेज किया जा सकता है। सिजेरियन तो आप एक एग्जांपल ले लो ना जी। सिजेरियन में तो बाय एंड लार्ज, थोड़े दिन पहले यहाँ से करनाल से हमारे एक दोस्त हैं पीडियाट्रिशियन, उनका मैसेज आया कि अब जो भी ब्रेस्ट फीडिंग का जो इतने सालों से काम चल रहा था वो धीरे धीरे अब डिसअपीयर होना शुरू हो गया है। क्यों? कि हर सिजेरियन को डिब्बे का दूध मिलता है। तो ये जो अभी कुछ ज़्यादा ही सुनने में मिला, उधर से एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मिल्क कंपनी के, फार्मूला मिल्क कंपनी के। अब मैं बताना नहीं चाहता कि कौन है क्योंकि वो एनोनिमस है। उन्होंने लिखा कि ये कुछ छोड़ चुके हैं कंपनी को, फिर भी लिखा उन्होंने हमें कि भाई दे देखिए कि कितने डिस्काउंट पे ये दिया जाता है, कैसे डॉक्टरों को बिग इंसेंटिव दिया जाता है, बिग मार्जिन। राइट जी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो एक लॉ है उसमें मना है, उसके बावजूद भी किया जाता है। तो ये प्रॉब्लमेटिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है लोग जुड़ेंगे, डिमांड करेंगे तो बात बनेगी। सरकार भी तो इतने इनिशिएटिव लेके आ चुकी है, क्या सरकार के इनिशिएटिव इफेक्टिव नहीं है?
सरकार ने माँ प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन 2016 में, वो सरकारी अस्पतालों के लिए किया था। उसका कोई डायरेक्शन प्राइवेट अस्पताल को नहीं है, होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। तो हमने वो पिटीशन में भी डाला है ये। दो डिमांड है पिटीशन में, एक तो कंसेंट की है, दूसरी ये है कि अपने अस्पतालों को आप ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली कैसे बनाएं। आप ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली बनाइए ना अस्पतालों को, उसके लिए कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं जो हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वो इम्पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई बहुत मुश्किल काम है, ऐसे नहीं है। तो दूसरा ये है कि प्राइवेट अस्पतालों को कम से कम ये तो डायरेक्शन मिले कि आपको ये ज़रूरी करना है, फिर उसके बाद धीरे 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 करके बदलाव आएगा। पर जब अगर आप कर ही नहीं रहे कुछ उस स्टेप्स को, क्योंकि सरकार ने आपको बोला नहीं है, तो प्राइवेट अस्पताल में बहुत डिलीवरीज होती हैं। अब 35-40% डिलीवरियाँ प्राइवेट अस्पताल में हो रही हैं, मैंने सुना, जो भी डेटा है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो लोग ये चेंज पे जो पिटीशन डाली हमने, उसमें दो ही डिमांड करी, सरकार से करी। एक तो सरकार को चाहिए कि ये कोई नोटिफिकेशन निकाले या एडवाइस, राइट, कि कंसेंट लेना ज़रूरी है। जिस भी पेरेंट्स के बच्चे को दूसरा दूध दिया जाए, उसको बताना, उसको पता होना कि इसका नुकसान क्या है, या इसके प्रिपरेशन के मेथड क्या है, सेफ्टी क्या है, ये सारा कुछ करने के बाद, और ब्रेस्ट फीडिंग के देने के एडवांटेज क्या है और उसके प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो नहीं मैनेज होता, वो सारा नाप तोल के अगर वो फार्मूला देना चाहते हैं तो कंसेंट दे दें अपनी। पर उनको पहले पता होना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे फॉर्म पे साइन करा लो। तो यह सरकार नोटिफिकेशन निकाल सकती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। धीरे धीरे करके बदलाव आते हैं, ओवरनाइट कुछ नहीं बदलता। दूसरा जो है, उसमें सरकार एक नोटिफिकेशन निकाले कि जो माँ प्रोग्राम है वो सारे अस्पताल जहाँ बच्चे पैदा होते हैं उन सबको अप्लाई करता है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। राइट। माँ प्रोग्राम का जो बेसिस है वो WHO यूनिसेफ के 10 स्टेप्स के ऊपर है। WHO यूनिसेफ ने 10 स्टेप्स टू सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग करके 7-10 चीज़ें, 10 स्टेप बताए कि आपको प्रेगनेंसी में क्या करना है, पॉलिसी कैसे बनानी है, आपको न्यूबॉर्न बेबी को रखना कैसे है, माँ और बच्चे को सेपरेट नहीं करना है, एक ही कमरे में रखना, बल्कि एक ही बिस्तरे पे रखना है। तो दूसरा, दूध देने से पहले उनको ये बताना है नुकसान क्या है। तीसरा, आप उनको रेफ़र करने से पहले, जैसे डिस्चार्ज करने से पहले आपको लिंक करना है किसी के साथ, उनको जब वापस बुलाना है आपको 2 हफ्ते के बाद। तो कई स्टेप्स हैं जो एप्लीकेबल हैं, जो जहाँ करें हैं, जिन्होंने एप्लीकेबल हम ही कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोग्राम चलाया हमने, हम तो इसके बियॉन्ड भी कर रहे हैं, एक्रीडिटेशन भी करते हैं अस्पतालों की, जो करते हैं बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास। 90% 95% मदर सिजेरियन वाले जो ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं फर्स्ट आवर में उन अस्पतालों में, चाहे वो थोड़े हैं नंबर में, अभी 40 अस्पताल हुए हैं, बट वो करा रहे हैं, उनकी इच्छा है बदलाव की, वो कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अस्पतालों के अंदर ये इच्छा क्रिएट हो कि हमें बदलाव लाना है। वो इच्छा क्रिएट करें, हम हेल्प करने को तैयार हैं। कि जो BPNI की संस्था है, छोटी सी संस्था है, पर हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। इच्छा अस्पतालों की अपनी होनी चाहिए। सही बात है। तो वो बदलाव आ सकता है। सर, क्या आपके हिसाब से कुछ पेनल्टीज भी इम्पोज करनी चाहिए सरकार को उन हॉस्पिटल्स के ऊपर जो बिना कंसेंट के एक न्यूबॉर्न बेबी को कमर्शियल फीड देते हैं? मुझे नहीं लगता पेनल्टीज से कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि पेनल्टीज का मतलब होता है फिर उसमें जो सरकार करती भी नहीं है ऐसे काम, क्योंकि सरकार को भी बुरा लगता है पेनल्टीज लगाना। और फिर अपोजिशन पब्लिक से भी बहुत होती है। पब्लिक मींस अस्पतालों से बहुत अपोजिशन होएगी, फिर वो बिल्कुल नहीं शायद करेंगे, फिर चेक कौन करेगा उसको। तो मैं कह रहा हूँ कि ये वॉलंटियर एफर्ट ही होना चाहिए जी, वॉलंटियर एफर्ट, बट विद ए डायरेक्शन, कि जैसे एक ऑफिशियल डायरेक्शन है, भाई ऐसा करना चाहिए, राइटली सेड सर। तो उसके बाद इच्छा जनरेट वो करें। हेल्प करने को हम लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं सारे कंट्री में जो कि तैयार हैं, जो असिस्ट करने को, टेक्निकली असिस्ट करने को जी। और जो भी स्टेप्स हैं उनके लिए हमने टूल्स बनाए हैं अस्पताल को असिस्ट करने के लिए। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था, इन योर पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है एक फैसिलिटी को, किसी मैटरनिटी हॉस्पिटल को, जो उस फैसिलिटी को ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली बना दे? जी, उसमें मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली जो कॉन्सेप्ट है ना,
वो पहले कॉन्सेप्ट था बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, जो WHO ने 10 स्टेप्स बनाए थे। तो बड़े सालों से चल रहा है। इंडिया में भी 93 से शुरू हुआ था, चालू हुआ, पर 5 साल के बाद वो ऐसे ही डाई डाउन कर गया, ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट। उसके बाद जब प्राइवेटाइजेशन हो गई, बहुत ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ गए, अब काफ़ी डिलीवरीज प्राइवेट अस्पताल में होती हैं। तो मेरे को लगता है ये दोनों पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए जी। उसमें सबसे पहला स्टेप है कि अस्पताल की अपनी एक पॉलिसी होनी चाहिए। हम ड्राफ्ट पॉलिसी देते हैं कि इसको आप अडेप्ट करिए, बना लीजिए, उन 10 स्टेप्स के बेसिस पे है। पर हमने और स्पेसिफिक कर दिया उसको। बेबी की जगह हमने बोल दिया ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली। बेबी फ्रेंडली में और भी बड़ा कुछ आता है कि आपको एक बेबी को फ्रेंडली होने के लिए अस्पताल में और भी बड़ा कुछ होना चाहिए। हम मैटरनिटी पे फोकस कर रहे हैं, मैटरनिटी केयर में ये 10 स्टेप्स इंप्लीमेंट होते हैं। उस पॉलिसी में क्लियर होना चाहिए, जैसे एक तो ये पॉलिसी में हिस्सा है कि आप किसी भी पाउडर मिल्क वाली कंपनी से कोई इंसेंटिव नहीं लेंगे, उनके फ्री दिए हुए डिब्बे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो आप अपनी खरीद करिए, तो आप दीजिए, आप उसका रिकॉर्ड बनाइए कि क्यों दिया गया वो। एक तो ये है कि पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरा हमने टूल बनाया कि आप अस्पताल में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका डेटा मॉनिटर करिए, डेटा कलेक्शन करिए खुद। हमने वो टूल बना दिया, उसमें आप उसको डेटा भरना है, वो अपने आप कैलकुलेट करता है कि कितने % बच्चों ने स्किन टू स्किन कांटेक्ट किया, कितने % बच्चों ने वेजाइनल डिलीवरी में या सिजेरियन डिलीवरी में ब्रेस्ट फीडिंग किया। जैसे आर्मी अस्पताल की मैं बात बताता हूँ, पुणे की, उन्होंने जनवरी में जैसे शुरू किया प्रोग्राम, तो 8 महीने में अगस्त तक पहले 15% बच्चे सिजेरियन वाले ब्रेस्ट फीड करते थे, अगस्त तक 85 हो गए, 85%। तो ये बदलाव लाए, वो डेटा मॉनिटर किया, वो महीने 2 महीने बाद रिव्यू कर रहा है। तो अस्पताल में हम कह रहे हैं 2 छोटी सी कमेटी बना दो, 3 लोगों की, डॉक्टर, नर्स और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बैठ जाए, वो डेटा देख लें अपना भी कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर डिब्बा दिया गया तो क्या जायज़ था, ठीक है, जायज़ है तो जायज़ दे दीजिए। अगर बच्चे को आपने न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भेजा है, हम उस बच्चों को गिनती में नहीं लाते। हम कह रहे हैं जो बच्चे इधर हैं, मान लीजिए 100 बच्चे पैदा हुए, 5 न्यूबॉर्न केयर में चले गए, इंटेंसिव केयर में, 95 का आप तो हिसाब दीजिए ना। सही बात है, तो वो हिसाब रखना अस्पताल में जरूरी है। तीसरा हमने एक टूल बनाया कि ये प्रोग्राम में कहाँ कहाँ पे आपको चेक करना है, वो लिस्ट दे देते हैं, आप खुद चेक करिए जी। चौथा हमने एंटीनेटल टूल, जो आई डिसाइड वाला, हम कह रहे हैं कि सारे जाने अप्लाई करो इसको। वो एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप मेरे हिसाब से, कि वो अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम वीडियो दिखा के कोई डिस्कशन कर ले। सही बात, वो नर्स ही कर ले वहाँ पे, चाहे डॉक्टर के पास समय नहीं है तो। अगर डॉक्टर के पास समय है तो डिसीजन मेकिंग तक ले आए, मदर्स को या फादर्स को या दोनों को, जो भी अटेंड कर रहे हैं एंटीनेटल क्लास। अगर अस्पताल के स्टाफ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है इसके लिए, तो BPNI ने ट्रेनिंग भी बनाई है, 4 दिन की ट्रेनिंग है, हम वो प्रोवाइड करते हैं, जो भी चाहता है हम उसको देते हैं। फिर हमने कुछ प्रेजेंटेशंस बनाई हैं, जो वो लॉ है कि उसमें क्या कमी, क्या क्या चीज़ कवर होती है। सारे अस्पताल को हमने पावर पॉइंट बना के, उसका फ्लायर बना के वो फ्री में वहाँ पे अपलोड किया हुआ है साइट पे, जिसमें वो डाउनलोड करें, अपना कोई भी स्टाफ मेंबर बाकी स्टाफ को पढ़ा दे भी इसमें क्या क्या कवर्ड है, ताकि आप लॉ को भी ब्रेक नहीं कर रहे। तो वो जरूरी है ना, वो लॉ इसीलिए बना था, 92 में बना था वो लॉ, इसीलिए बना था कि ब्रेस्ट फीडिंग को कमर्शियल फोर्सेस से प्रोटेक्ट करना है। तो अस्पताल को तो पार्टी बनना चाहिए ही नहीं कमर्शियल फोर्सेस के साथ, बिल्कुल नहीं बनना, तो वो लॉ इम्प्लीमेंट करे। तो इन सब के साथ हमने टेम्पलेट दिए हैं। जैसे मान लो आपने कोई ऑर्डर निकालना है, उसका टेम्पलेट है, आपने ऑफिस ऑर्डर निकालना है, कमेटी बनाने का, उसका टेम्पलेट है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, वो आपको हेल्प के लिए वो हमने अपनी वेबसाइट पे, उसका नाम है BPNI की साइट पे, लेट्स टर्न अवर हॉस्पिटल्स टू बी ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली। तो ये कैंपेन हम चलाने शुरू करेंगे 11 तारीख को, 11 नवंबर को। तो उसके बाद ये हम कुछ साल, हमारा विजन, उम्मीद है कि 3, 4, 5 साल लगे जी। तो एक तरह से पब्लिक को पता चले कि ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली क्या होता है, और वो डिमांड करें अपने अस्पतालों से। आप डिमांड करें कि मैंने ब्रेस्ट फीडिंग
के लिए स्पेस चाहिए, या मुझे असिस्टेंस चाहिए, या मुझे दूसरा दूध नहीं देना है, तो आप बताइए आपके अस्पताल में क्या सिस्टम है। तो लोग अगर पूछना शुरू करेंगे तो अस्पताल सुनना शुरू करेंगे, तो उनकी इच्छा, हमारा मानना है कि बदलाव आएगा, धीरे आएगा, वो तो हमें मालूम है। हम उम्मीद करते हैं कि 5 साल में बदलाव आए। अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग रेट जिसको 41 पर पे टिके हुए हैं, 41 वो कम नहीं कम तो हर साल 5-7% बढ़ना शुरू हो जाए, तो 5 साल में 25-30% ही बढ़े, अगर 100 नहीं हो सकता तो इतना तो उम्मीद रखें कि 5 साल में हम क्या कर सकते हैं। राइट, आई थिंक चेंज होगा जिस हिसाब से आप लोग लगे हुए हैं इस प्रोसेस में, इस मुहिम में कि ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल्स बनाने हैं। एंड आई विल से आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक विद द ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली initiative, because I personally feel that your work is truly inspiring. It is something that, you know, people should adapt, and that too in a faster manner, especially the hospitals. क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुझे आपकी बातों से समझ में आया, वो ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं गलती हॉस्पिटल्स में भी हो रही है, और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से महिलाओं में भी ये समस्या समय के साथ साथ कम होने की जगह बढ़ने लगी है, बिकॉज ऑफ द प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फीड्स। एंड आई थिंक बहुत टाइम होता है प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला के पास अंडरस्टैंड करने के लिए, एजुकेट होने के लिए कि ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, और वो ना करने से उसको और उसके बच्चे को आने वाले समय में कितनी परेशानियां हो सकती हैं। So thank you so much sir for coming and नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जुड़े जो भी सुन रहे हैं आज, वो आप BPNI की साइट पे जाके वो प्लेज कर सकते हैं और अपने अस्पतालों को कॉल दे सकते हैं। जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनको असिस्ट करेंगे, right, जितना हो सकता है। I think that's a very good initiative and I feel इस पॉडकास्ट को देखने के बाद हमारी ऑडियंस और इस पॉडकास्ट को देखने वाले हॉस्पिटल्स और उनकी उनकी कोर टीम्स और उनके जो पैनल्स हैं, वो भी देख के इस इनिशिएटिव को आपके साथ जुड़ के आगे बढ़ाएंगे और हर हॉस्पिटल को और हर मैटरनिटी फैसिलिटी को ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली बनाएंगे। होना चाहिए जी सर। ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली होना मैटरनिटी फैसिलिटी के लिए एक रिक्वायरमेंट है, राइट। वो हेल्थ राइट्स को गारंटी करती है। जो भी बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ वो अभी आने वाला है, तो वो वहीं से शुरू होती है बात। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको वैल्यू नहीं करेंगे तो जो मैंने पहले भी कहा कि एक डेवलपमेंट का जो सिस्टम है, राइट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो हम एक मिस कर जाते हैं जर्नी में। एक बहुत इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल उसका जंक्चर है, एक पड़ाव है, जो कि प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा पैदा होता है। तो वो सारा हमारे अस्पतालों के हाथ में है कि हम उसको क्या देते हैं उस समय। इस पॉडकास्ट को देख के मुझे लगता है बहुत लोग इंस्पायर होंगे और बहुत लोग आपके इनिशिएटिव के साथ भी जुड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। जुड़े जितना हमारा मकसद पूरा होगा। बिल्कुल सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।